दे दो। ठीक है, देखिए बच्चे हम साइटोप्लाज्म स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उस दिन हमने क्या पढ़ा था? न्यूक्लियस कंप्लीट हो गया था, राइट? सबको समझ आ गया था न्यूक्लियस। अब साइटोप्लाज्म देखिए, व्हेन वी लुक एट द टेम्पररी माउंट्स अनियन पील, यहाँ पे जितने बच्चे बैठे किसी का अनियन पील एक्सपेरिमेंट हुआ है? आपका हो गया, आप और आपका भी हो गया, 2 बच्चों का हो गया। आप लोग बताइए, हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ किसी का भी, 2 बच्चों का हुआ है। चलो ठीक है, देखिए ह्यूमन चीक सेल का हुआ है? चीक सेल का किसी का भी नहीं हुआ। सो देखिए, when we can see a large region of the cell enclosed by a membrane, this region takes up very little strain. This is called cytoplasm. The cytoplasm, अब देखो होता क्या है, ये एक सेल है, सेल के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। ये एक रीजन है। अब ये रीजन क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो हमने फर्स्ट रीजन पढ़ा था, दैट इज न्यूक्लियस, राइट? न्यूक्लियस के बाद कौन सा रीजन है? दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? क्लियर है? इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब पढ़ना है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर देखिए बच्चे, द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इट आल्सो कंटेन मेनी स्पेशल सेल ऑर्गेनेलीज। अब देखिए साइटोप्लाज्म में होता क्या है? फ्लूइड होता है। साइटोप्लाज्म है क्या? बेसिकली खुद ही एक फ्लूइड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी आप फ्लूइड देख पाओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन, राइट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर यानी आप जितना भी फ्लूइड देख पाओ, लिक्विड देख पाओ, वो क्या है? वो साइटोप्लाज्म है। क्लियर है इतना? बताइए, देखिए, इट कंटेन्स मेनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गेनेलीज व्हिच ईच ऑफ दीज सेल ऑर्गेनेलीज परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब देखिए, हर एक सेल ऑर्गेनेलीज जो है यहाँ प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेलीज, ये जो हमारा अगला टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? और हर एक सेल ऑर्गेनेली का डिफरेंट फंक्शन है। क्लियर है इतना? हर एक सेल ऑर्गेनेली का एक अलग फंक्शन है। समझ आ गया? Cell organelles are enclosed by the membranes. In prokaryotics, beside the absence of a well-defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. अब होता क्या है? मैंने आपको 2 तरीके के बताए थे, यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक्स, राइट? प्रोकैरियोटिक्स में मैंने क्या बोला था कि ये जो चीज है, ये क्या होता है? ध्यान से सुनो बच्चे आप, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होता है? ब्रेन ऑफ द सेल, जहां से सेल सारी फंक्शनैलिटीज करेगा। तो न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन होती है, इसे बोलते हैं न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है? अब ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जहां जहां जिस ऑर्गेनिज्म में एब्सेंट होती है, उन्हें बोलते हैं प्रोकैरियोट्स। क्लियर है? अब होता क्या है, प्रोकैरियोट्स में अगर ये एब्सेंट हो ना, तो ये जो सेल ऑर्गेनेली होती है, इनकी भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ध्यान से सुनना, प्रोकैरियोट्स में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट हो ना, तो जितनी भी सेल ऑर्गेनेलीज होती है, उनकी भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। उनकी भी मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्लियर है इतना? देखिए, ऑन द अदर हैंड, यूकैरियोट्स हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज द सेल ऑर्गेनेलीज आल्सो हैव द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। कहने का मतलब है, यहाँ पे देखो, इस सेल में क्या है? इस न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। भाई सेल के अंदर न्यूक्लियस है, मेन पार्ट। न्यूक्लियस के पास क्या है? मेम्ब्रेन है, तो यानी यूकैरियोट्स है। तो इसके पास जो भी साइटोप्लाज्म या फिर अदर स्ट्रक्चर होंगे, उनके पास भी मेम्ब्रेन होंगी। फॉर एग्जांपल, इसके पास मेम्ब्रेन है, इसके पास देख लो, साइटोप्लाज्म के पास मेम्ब्रेन है। क्लियर है? समझ आया? बताइए। The significance of membrane can be illustrated with the example of virus. Virus lack many membranes and do not show any characteristics of life until they enter in a body. वायरस से एक इंपॉर्टेंट चीज समझाऊंगा यार, कोरोना वायरस, कोविड का नाम सुना है? वायरस होता क्या है पता है? डेड सेल होता है। डेड यानी जिसमें खुद में जान नहीं है। सपोज करो इस टेबल पे कोरोना है और हम यहाँ बैठे हैं, हमारा कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ भी नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? जब तक यहाँ का वायरस बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, तब तक नहीं होगा। क्योंकि वायरस को, या स्कूटर है लेकिन उसमें फ्यूल नहीं है, क्या चल पाएगा? वैसे इंसान है लेकिन उसमें आत्मा नहीं है, क्या काम कर पाएगी? नहीं काम कर पाएगी। वैसे ही वायरस है,
वायरस के अंदर जब तक एनर्जी नहीं होती, जब तक उसको फ्यूल नहीं मिलता, तब तक वो काम नहीं कर पाएगा। और उसका फ्यूल क्या है? हमारा शरीर। लेकिन अगर उसको हमारा शरीर मिल गया तो 1 के 2, 2 से 4, 4 से 16 होते हैं। वायरस डिवाइड नहीं, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाई करता है। 16 से 16 इंटू 16 होंगे, फिर 256 इंटू 256 होगा। 16 से 32 वाला काम नहीं है, मल्टीप्लाई करता है अपने आप। समझ गए? इसलिए वायरस से जल्दी बॉडी डेथ क्यों हो रही थी, डेथ रेट क्यों बढ़ रहा था बार बार? भाई वायरस अगर तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है ना तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता, आपको हल्का सा भी हार्म नहीं करेगा। लेकिन अगर वही वायरस एक्टिव कब बनेगा? जब उसे फ्यूल मिलेगा, जब वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जाएगा। एक बार जब वायरस बॉडी के अंदर चले गया तो वो इतना ज्यादा असर करेगा कि डेथ वो कुछ ही मतलब ये मान लो दिनों में भी कर सकता है, और अगर और ज्यादा खतरनाक हो तो समझ लो कुछ ही घंटों में भी कर सकता है। समझ आया? क्योंकि वायरस के पास कोई मेम्ब्रेन्स नहीं है, वायरस एकदम फुल अटैक करता है, बट वो अटैक तभी कर सकता है जब उसको फ्यूल मिले, मतलब हमारी एनर्जी मिले अंदर से या हमारे न्यूट्रिएंट्स मिले। एक बार उसे वो मिल गए तो वो अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा, ना कि दुगना करेगा, मतलब 2 बार नहीं बढ़ाएगा। 16 + 16 नहीं होगा, 16 × 16 इतनी तेज रफ्तार से अपने आप को मल्टीप्लाई करेगा। क्लियर है इतना? समझ आया? देखिए तो हमारा वायरस कह रहा हूं मैं, साइटोप्लाज्म तक का थ्योरी पूरा क्लियर है इतना? अब जो करेंगे ना वो सबसे ज्यादा मेन होगा। देखो अभी तक का क्या था, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। कुछ न्यू टॉपिक्स आए जैसे ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक, ये सारे कुछ न्यू टॉपिक्स थे, राइट? लेकिन अब जो आगे पढ़ाऊंगा ना वो और भी ज्यादा नए टॉपिक्स होंगे, ठीक है? वो ज्यादा अच्छे से पढ़ना। तो स्टार्ट करता हूँ टॉपिक भाई, सेल ऑर्गेनेलीज। ईच सेल हैज अ मेम्ब्रेन। तो देखिए बच्चों नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सेल ऑर्गेनेलीज। सेल ऑर्गेनेलीज और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Each cell has a membrane around to keep it in its own content separate from the external membrane। देखो मैं थोड़ा सा ना बेसिक बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है? देखो होता क्या बच्चों, ये अगर सेल है तो इसके पास ये मेम्ब्रेन होती है। अब ये मेम्ब्रेन क्या काम करेगी? ये मेम्ब्रेन जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है और जो इंटरनल एनवायरनमेंट है, इन दोनों को सेपरेट रखेगी। फॉर एग्जांपल ये दीवार क्या कर रही है? हमें और बाहर के लोगों को सेपरेट रख रही है, राइट? ये वाली दीवार हमें और नेक्स्ट क्लासरूम को सेपरेट रख रही है। क्लियर है इतना? वही काम कौन करेगा? ये मेम्ब्रेन करेगी। समझ आ गया? तो हर सेल के पास अपनी एक मेम्ब्रेन होते हैं, दैट वी कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। बताओ प्लांट में कौन सी होती है? सेल वॉल। बहुत बढ़िया, सेल वॉल। और भी बाहर होती है, सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक वॉल होती है जिसे हम बोलते हैं सेल वॉल। वो बस कहाँ किस में होंगी? ओनली प्लांट्स में होंगी, वो एनिमल्स ह्यूमंस में नहीं होती है। देखिए large and complex cells including cells from multicellular organisms need a lot of chemical activity to support their complicated structure and function। तो काफी ज्यादा चीजें इसे चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स इसे चाहिए होता है ताकि इसकी जितनी भी एक्टिविटीज है वो फुलफिल हो पाए। भाई हमारी बॉडी को अगर कोई एक्टिविटी करनी है तो एनर्जी चाहिए होगी ना, और बॉडी किससे बनी है? जैसे मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था, एक छोटे सेल से। तो मतलब एक छोटे छोटे सेल में आएगा तभी तो पूरी बॉडी में एनर्जी आएगी। क्लियर है इतना? देखिए टू कीप दीज एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट काइंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, दीज सेल्स हैव मेम्ब्रेन बाउंड लिटिल स्ट्रक्चर दैट वी कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। अब ये ऑर्गेनेलीज जो होती है यूकैरियोटिक्स में मेम्ब्रेन बाउंड होती है, प्रोकैरियोटिक्स में इनमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। क्लियर है? फॉर एग्जांपल अगर ये सेल है तो ये सब क्या है? ऑर्गेनेलीज। ये सब क्या हो गई? ऑर्गेनेलीज। अच्छा ऑर्गेनेलीज में ये देखो, अगर मान विशाल यहाँ पे कुछ है ऑर्गेनेलीज में, अंदर फ्लूइड है और यहाँ पे फ्लूइड है, तो ये मेम्ब्रेन क्या कर रहा है? इन दोनों को सेपरेट ही तो रख रहा है, इन दोनों को मिक्स नहीं होने दे रहा ना। कहने का मतलब ये है, ये दोनों मिक्स नहीं हो रहे। समझ आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे है तो इसके अंदर वाले लिक्विड और इसको ये मेम्ब्रेन क्या कर रही है? डिफरेंट रख रही है ना, सेपरेट रख रही है, इन दोनों को मिक्स नहीं होने दे रही। क्लियर है इतना? समझ आया? देखिए some important examples of cell organelles are
अब कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल यानी वो सारी चीजें जो हम इस सेल ऑर्गेनेलीज में पढ़ने वाले हैं, मुझे एक एक करके देखिएगा। सबसे पहले है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसे मैं क्या बोलूंगा, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर है इतना? नाम के साथ स्पेलिंग भी लर्न होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस नाम लर्न कर लिए, भाई स्पेलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए मुझे गोल्गी अपैरेटस, गोल्गी अपैरेटस, क्लियर है इतना? उसके बाद लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड फिफ्थ प्लास्टिड्स, क्लियर है? और इन्हीं सबकी मेन फंक्शनैलिटी हमें पढ़नी है एक एक करके, ठीक है? अब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, ये 3 टॉपिक, इनफैक्ट चारों टॉपिक आसान है और शायद आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा भी हो। गोल्गी अपैरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, तुम्हें तो मैं नहीं पढ़ा है, फिर भी यहाँ नहीं बोल रही है ना? मैं यहाँ 7th में पढ़ते हैं, 8th में पढ़ते हैं, है ना? गोल्गी ये प्लास्टिड्स के बारे में, इन सब के बारे में आपको पहले से ही पता होता है थोड़ा बहुत। प्लास्टिड्स के बाद एक और है, कौन है? राइबोसोम। इसमें नहीं है, चलो एडिशन का फर्क होगा, उस वाली बुक में नहीं था। वैक्यूल्स भी है। वैक्यूल। वैक्यूल्स नाम नहीं बोले। हाँ, क्या है? आनवी है? वैक्यूल्स है भैया, उसने गलत बोला है। अच्छा, उसने बोला है क्या? हाँ। अरे मेरा नाम मत लिया करो। भाई ना, मुझे लगा ही था बच्चे, आप कैसे गलत बोलोगे? तो फिर क्लियर है इतना? ये चाहिए। समझ आ गया? क्लियर है? तो ये 7-8 टॉपिक है जो अच्छे से करने हैं, जिसमें शायद ये भी पढ़ा होगा यार, थोड़ा थोड़ा हाँ, राइबोसोम्स पढ़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। अब बेचारा कोरोना में क्या पढ़ाई है, खेलूंगा पढ़ाई करूंगा, अब भी ऐसी बात है। ये तो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा यार दोबारा। तो मेन ये टॉपिक है भाई ईआर। ये देखो इम्पोर्टेंट भी है और ये टफ भी है, नो डाउट, टफ भी है और इम्पोर्टेंट भी है और आता भी है, ठीक है? ये अच्छे से पढ़ना, बाकी सब आसान टॉपिक है, वो आराम से भी लर्न हो जाएंगे, ठीक है? इतना क्लियर है? सेल ऑर्गेनेलीज का इंट्रोडक्शन तक बताइए। क्लियर है शिवानी? जल्दी से पढ़ो, एक बार 63 पेज फर्स्ट कॉलम तक रीड करो, फिर ईआर पढ़ेंगे, आज स्टार्ट करेंगे। हाँ, नोट कर लो बच्चे। ये वाला ना, ये वाला सुनो, ये वाली चीज पहले ये लिखना, फिर टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनेलीज में 7 की लिस्ट बना लेना। उसके बाद हर एक पेज पे ना, जैसे फर्स्ट पेज पे ईआर, सेकंड पेज पे जैसे बुक बनी हुई है ना, वैसे तुम्हें अपने नोट्स तैयार करने हैं, समझ रहे हो? पहले पूरे पेज पे बस ये इंट्रोडक्शन लिख देना, उसके नेक्स्ट पेज में फिर ईआर की हेडिंग डाल देना, फिर ईआर के बारे में ना, इसमें क्या पैराग्राफ है, कभी पैराग्राफ देखोगे ना डर जाओगे, तो छोटे छोटे पॉइंट्स बनाने हैं बस, छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना। ईआर कितने टाइप्स के होते हैं, ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेना, 5-10 पॉइंट बना लोगे ना, उसी को मिला के पैराग्राफ लिख के आना है पेपर में, नंबर पूरे आ जाएंगे, ठीक है? इसमें से लर्न करोगे ना, पैराग्राफ देखोगे बड़े बड़े, डर जाओगे बायो से, ऐसे मत करना, ठीक है? बाकी सब में यही करना है, एक पेज ये ऐसे ही करना है, ठीक है? करिए, बनाइए। और 63 पेज नंबर फर्स्ट कॉलम तक नोट करो जल्दी से। ठीक है, देखिए बच्चे, ईआर स्टार्ट करते हैं। ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है? इसको ना ईआर भी बोलते हैं, ठीक है? देखिए, the endoplasmic reticulum is a large network of membrane bound tubes and sheets. These tubes are round, we called it vesicles also. तो इन्हें वेसिकल्स भी बोलते हैं। जैसा आप इस फिगर में देखो, आपको मेम्ब्रेन बाउंड दिख रहा है, मतलब एक न्यूक्लियस है। उसके बाद देखो कैसे ये जो व्हाइट वाला, ये जो रेड कलर है ना जिसने घेर रखा है न्यूक्लियस को, ये है आरईआर, मतलब ये है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ये ऑरेंज शेड, ये रेड शेड, ये दोनों ही क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। क्लियर है इतना? देखिए, अब मेन इंपॉर्टेंट बात है कि ये 2 तरीके के होते हैं, ठीक है? ये अगर ईआर की बात करूं तो ईआर कितने टाइप्स के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। पहला कौन सा होगा? एसईआर, और दूसरा होगा आरईआर। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, वो इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ढंग से समझना, ठीक है? इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखिए,
SER, it is the endoplasmic reticulum that does not have ribosomes and appears smooth. जैसा कि उसके नाम से पता चल रहा है, S stands for smooth. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. क्लियर है भाई? दो तरीके के लिख मत साथ साथ. दो तरीके के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है. जो SER है उसका मतलब क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. S से स्मूथ, R से क्या होगा? रफ. रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. क्लियर है इतना? फर्स्ट पॉइंट समझ आ गया? बताइए इसका सरफेस कैसा होगा संदीप? स्मूथ होगा और इसका सरफेस रफ होगा. सेकंड पॉइंट देखिए, दैट डज नॉट हैव राइबोसोम्स. अब SER में राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट. राइबोसोम्स आर नॉट प्रेजेंट. अब देखो इसमें राइबोसोम्स आर प्रेजेंट. क्लियर है इतना? एक में राइबोसोम, देखो जो स्मूथ वाला है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, जो रफ वाला है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है. फिर देखिए, इट इज अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स. यानी यहाँ पे किस सिंथेसाइज मतलब टू मेक, बनाना. यहाँ पे किस क्या चीज बनती है? यहाँ पे सिंथेसाइज ऑफ लिपिड्स. यहाँ पे लिपिड्स बनते हैं. क्लियर है इतना? लिपिड्स यानी फैट्स. यहाँ पे लिपिड्स तैयार होते हैं. क्लियर है इतना? समझ आ गया आप दोनों को? मुझे आप लोगों को सबको क्लियर है इतना? और RER में देखिए, इट सिंथेसिस प्रोटीन्स. RER क्या सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन्स. मुझे समझ आ गया? SER और RER में डिफरेंस समझ आ रहा है? तो पहला डिफरेंस था कि SER होगा कैसा? स्मूथ. That's why it is called smooth endoplasmic reticulum. और ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम. अगर आप देखोगे SER में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होंगे, RER में राइबोसोम प्रेजेंट होंगे. क्लियर है इतना? फिर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स होगा यहाँ पे और सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स. क्लियर है इतना? लास्ट देखिए, इट मेंटेन्स द कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन एंड कोलेस्ट्रॉल. जो साइटोसोल होता है वो कंट्रोल में रखता है. ठीक है, एज कंपेयर टू दिस ये नहीं रखता. ठीक है, ये जो डेफिनेशन है थोड़ा सा बाहर से है. मैं कोशिश करता हूँ ये थोड़ी बुक से लिखाऊं, जो इसका फोर्थ डिफरेंस है. ठीक है, देखिए थोड़ा बुक से पढ़ते हैं बच्चे. बुक पे आ जाइए, पेज नंबर 63. टू टाइप्स ऑफ ER. बच्चे ये जो नोट्स है ये आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे. ठीक है, रात तक मैं डाल दूंगा तो एप्लीकेशन से देख लेना. Two types of ER, rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. RER looks under a microscope that called ribosomes attached to the surface. तो जब RER को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप में तो क्या दिखता है कि राइबोसोम उसकी सरफेस पे अटैच है. जब SER को देखते हैं माइक्रोस्कोप से तब राइबोसोम नहीं दिखते हैं, वो अटैच नहीं होते. क्लियर है इतना? आगे देखिए. The ribosomes which are present in all active cells are the site of protein manufacture. देखिए जहाँ राइबोसोम वहाँ पे प्रोटीन. क्लियर है इतना? The manufacture protein are they sent to the various places in the cell. The SER help in the manufacture of fat molecules or lipids. क्लियर है इतना? जो SER है वो क्या करेगा सिंथेसिस? फैट मॉलिक्यूल्स या फिर लिपिड्स. क्लियर है इतना? Next, some of these proteins and lipids help in building the cell membrane and this. अब देखो कुछ जो ये lipids और proteins है, ये जो हमें lipids और proteins मिले हैं, lipids plus proteins, इन दोनों से मिलके cell membrane तैयार होती है. देखिए, some of these help in building up the cell membrane. क्लियर है? और इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को कहते हैं बायोजेनेसिस प्रोसेस. क्लियर है इतना? बायोजेनेसिस. क्लियर है? फॉर biogenesis process. Some of the other proteins and lipids and enzymes and hormones are also there. So the one function of ER. मुझे इतना क्लियर है? बताइए. RER और SER क्लियर है इतना? बताइए.
समझ आ गया आपको? अब देखिए कुछ फंक्शंस पे आते हैं, फंक्शंस ऑफ ईआर। फंक्शन देखते रहिए। ईआर सर्व्स एज अ चैनल ऑफ ट्रांसपोर्ट मटेरियल किस के बीच में? बिटवीन वेरियस रीजन ऑफ साइटोप्लाज्म और बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो देखिए सबसे पहले ये न्यूक्लियस होगा और अगर ये साइटोप्लाज्म है तो इनके बीच में ट्रांसपोर्ट का एक चैनल भी तो होना चाहिए। तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट चैनल बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्लियर है? मुझे समझ आया? एक ट्रांसपोर्ट का मीडियम देता है। अरे भाई अगर मान लो तुम्हें सामान यहाँ से लेके कहीं और जाना है तो कोई ट्रांसपोर्ट का सिस्टम तो होना चाहिए ना जिसके थ्रू आ जा सको। तो वैसे ही अगर मटेरियल न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म जाएगा, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस आएगा, तो एक ट्रांसपोर्ट का चैनल भी तो होना चाहिए जहाँ से वो आ सके और जा सके। क्लियर है इतना? तो वो जो ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है, जो ट्रांसपोर्ट का चैनल है, वो चैनल का नाम क्या है? वो चैनल का नाम ईआर है। क्लियर है इतना? समझ आ गया आपको? It also functions as cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities. So second है, it provides surface for biochemical activities. देखो ये अपना सरफेस प्रोवाइड कर देती है जहां पे बायोकेमिकल एक्टिविटीज हो पाए। फॉर एग्जांपल यार सिंपल सी बात है, तुमने अपना घर, तुम्हारे पास घर है, अब उसमें किसी को रहने को दोगे ना, तो तुमने क्या करा है? क्या तुमने उसको सेटल कराया? नहीं, तुमने बस अपनी जगह दे दी ताकि वो अंदर रह पाए। वैसे ये क्या करता है, इसके पास ये सरफेस है, मान लो ये ईआर है, इसके पास ये सरफेस है, तो ये अपना सरफेस प्रोवाइड करवा देगा ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन इसके ऊपर हो पाए। समझ आया? ये क्या करेगा? ये बस अपनी जगह दे देगा ताकि कोई भी केमिकल रिएक्शन वहां पे परफॉर्म हो पाए। तेरे इतना समझ आ गया आयुष? चलो बताइए, देखिए नेक्स्ट। ईआर गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट बाय फॉर्मिंग अ नेटवर्क इन साइटोप्लाज्म। अब देखो नेटवर्क सिस्टम इन साइटोप्लाज्म बेसिकली करता क्या है? एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ का मतलब क्या है भाई? प्लांट या कोई भी ह्यूमन बॉडी देख लो, वो छोटी सी होती है ना, धीरे धीरे बड़े होते हैं, इलोंगेट होते हैं, या फिर टीनेजर की देखो हाइट धीरे धीरे ग्रोन अप हो जाती है, राइट? तो वो जो हाइट ग्रोन अप हो रही है उसमें यही तो हो रहा है कि जो सेल है वो छोटा होगा, फिर वो सेल बड़ा हो रहा है, उसी के साथ साथ तो बॉडी बड़ी हो रही है। फिर है इतना, तो जो सेल बड़े होने की ताकत है वही तो स्ट्रेंथ है, वही तो स्ट्रेंथ है, वही तो ताकत क्या है? पावर ही तो है। स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं? पावर ही तो है भाई। सिंपल सी बात है। आप ये बताओ, एक बच्चे में ज्यादा ताकत होगी नर्सरी क्लास के अपने आयुष में? बच्चे में क्या देख रहा है आयुष? क्या बच्चे भाई? ये सही से बताओ यार, मजाक कर रहे हो तुम लोग। एक नर्सरी क्लास के बच्चे में पावर होगी अब विशाल के में होगी, राइट है ना? क्यों? क्योंकि विशाल की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कम्पेयर टू नर्सरी के बच्चे से। क्लियर है? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, मतलब उसके स्ट्रेंथ के अंदर किसका हाथ है? उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा करने के लिए ईआर का। ईआर ने उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा कर दी है। क्लियर है इतना? तो ईआर करता क्या है? जो भी सेल है, जो भी साइटोप्लाज्म है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ाते रहता है, कॉन्टिन्यूस बढ़ाते रहता है। अब अगर मैं अपने विशाल को कंपेयर करूं अंडरटेकर से, तो तो भाई अंडरटेकर की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसका साइटोप्लाज्म जो है उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता रहा। जब ये उसकी एज में जाएगा तब हम दोनों को देख सकते हैं, क्या पता विशाल कुछ कर जाए। समझ आ गया? क्लियर है भाई? समझ आया? तो ये ईआर कर क्या रहा है? ये स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, जो भी हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ ताकत है वो बढ़ा रहा है। क्लियर है? कुछ बच्चे बैठे बैठे थक जाते हैं तो उनका ईआर क्या है? काम ही नहीं कर पा रहा, उसमें स्ट्रेंथ ही नहीं है ना संदीप? क्लियर है इतना? भाई नोट करो फटाफट, जल्दी नोट करना। मुझे एक मिनट रुक जाओ। देखिए 63 पेज नंबर लास्ट पैराग्राफ।
Second column, last paragraph. The one function of ER to serve the channel for the transport of material between the various region of the cytoplasm and between the cytoplasm and the nucleus. जैसा कि मैंने आपको लिखवाया first point. दूसरा, the ER also provides a cytoplasmic framework that provides a surface for any biological या biochemical activities. कोई भी biochemical activities के लिए अपना surface ये provide करता है. Next point important है. In the liver cell of the group of animals called vertebrates, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. जो SER है ना, वो detoxify कर देता है, ऊपर ही लिख रहा हूँ, detoxify कर देता है drugs and poisons. ये फोर्थ पॉइंट है और ये किसमें करता है? ग्रुप ऑफ एनिमल्स में, यानी वर्टिब्रेट्स में. क्लियर है? वर्टिब्रेट्स में, ग्रुप ऑफ एनिमल्स में क्या करता है ये? जो भी पॉइजन या ड्रग्स चले जाए ना तो उसको डिटॉक्सिफाई, उसको हटा देता है लीवर से, लीवर सेल्स. क्लियर है इतना? जल्दी नोट करिए.